Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11 geography. It is fundamental of physical geography chapter 3 and the name of the chapter is interior of the earth. So let's proceed. तो बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि किस तरह से अर्थ के इंटीरियर में वर्क हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ के इंटीरियर एक्टिविटी से किस तरह से वोल्केनो और अर्थक्वेक आता है और कितने तरह के वोल्केनो और अर्थक्वेक होते हैं, और इसके साथ ही आप पढ़ेंगे कि वो क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो आपको पता है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो अर्थ में प्रेजेंट फिजियोग्राफी की वजह से काफ़ी अफेक्ट होती है, चाहे वो आपका माउंटेन हो, प्लेन हो, प्लेटू हो या कोई भी फिजियोग्राफी हो, वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत ही इफेक्ट डालता है। और जो ये फिजियोग्राफी है ये बेसिकली इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से फॉर्म होती हैं। तो इंडोजेनिक फोर्सेस होता है वो फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर अंदर में काम कर रहा है, और एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो अर्थ के ऊपर यानी कि अर्थ के सतह के ऊपर काम करता होता है। तो ये दोनों ही फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म करती है। और क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म करती है तो एंडोजेनिक फोर्स के बारे में जानना और इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि सुनामी कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, ये सारे सवालों का जवाब तभी आप जान सकते हैं जब आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि अर्थ काफ़ी बड़ा है और इसका जो साइज़ है इसके रेडियस से आप इसका साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो है ऑलमोस्ट आपका 6370 किलोमीटर, यानी अर्थ का रेडियस है एक्चुअली 6370 किलोमीटर, यानी कि ये अर्थ काफ़ी गहरा है और इसके पूरी गहराई तक, नीचे तक जाना, इसके बिल्कुल सेंटर तक, कोर तक जाना इम्पॉसिबल है। पर फिर भी हमें अर्थ का इंटीरियर समझना है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस की स्टडी करके इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि वो वेरियस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं जिसके थ्रू हम अर्थ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम डायरेक्ट सोर्सेस जिसके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं। पहला है रॉक, जो कि माइनिंग प्लेसेस से लाया जाता है। तो माइनिंग के लिए क्या करते हो, आप धरती को खोदते हो और अंदर तक जाते हो और उस अंदर से जब रॉक लेकर के आते हो और उसकी स्टडी करते हो तो आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ पता चलता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में एक गोल्ड माइन है जो कि 3 to 4 किलोमीटर डीप खुदा हुआ है, और इससे ज़्यादा गहरे में जाना और उसके अंदर काम करना एक्चुअली मैन के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इतना ही गहरे में जाना, 3 to 4 किलोमीटर अंदर जाना अर्थ के भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये इस तरह के माइंस प्लेसेस से हम रॉक लाते हैं और उस रॉक की स्टडी करते हैं और अर्थ की इंटीरियर के बारे में जानते हैं। साथ ही ओशन ड्रिलिंग चल रहा होता है, बहुत सारे इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि आपका ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है, ड्रिल के थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट डालते हो डीप इनसाइड द अर्थ और उस ड्रिलिंग ऑब्जेक्ट से, उस ड्रिलिंग डिवाइसेस से आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हो। जैसे कि आप अब तक का जो सबसे डीपेस्ट ओशन में ड्रिलिंग हुई है वो हुई है आपकी कोला आर्कटिक ओशन में, जहाँ पे आपने ड्रिलिंग की है अप टू 12 किलोमीटर, यानी अप टू 12 किलोमीटर तक के अर्थ के अंदर ड्रिलिंग मशीन पहुँच चुकी है। और इससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साथ ही जो वॉल्केनिक इरप्शन में मटेरियल बाहर आता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, मटेरियल धरती के अंदर से बाहर आता है, तो वो मटेरियल जो बाहर आता है उसकी स्टडी से भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। हालांकि ये मुश्किल होता है ये बताना कि ये जो लावा आया है वो अर्थ के मेंटल से आया है कि कोर से आया है, बट स्टिल उसकी स्टडी से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है।
कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं जिसके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे हम कई स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे हमें पता चला है कि जो अर्थ का टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों ही आपकी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं। जैसे माइनिंग में जाकर के हमने देखा, माइनिंग वाले प्लेसेस में जाकर के देखा, और भी दूसरे स्टडी से हमने पता किया कि जब हम स्टडीज एंड रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों ही अर्थ की गहराई के साथ बढ़ती जाती है। इसके बाद जो मेटियोर्स होते हैं, जो आपके स्पेस से धरती पर गिरते हैं, उनका स्ट्रक्चर और मटेरियल बिल्कुल सेम है। जैसे कि अर्थ बना है, जिससे अर्थ बना है उसी मटेरियल से वो भी बने हैं। जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है वैसे ही उसका भी स्ट्रक्चर है। तो अगर हम मेटियोर्स की स्टडी करते हैं तो भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साथ में ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो धरती आपकी ग्रेविटेशनल पुल डालती है, उससे, उसकी स्टडी से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप जब ग्रेविटेशनल पुल की स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स है उस जगह पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल पड़ता है। जैसे पोल पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा महसूस की जाती है कंपेयर टू इक्वेटर। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है एक्चुअली बॉडी मास के बेसिस पे, उसकी डेंसिटी के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा। और अगर पोल पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि पोल पे मिलने वाले मटेरियल ज़्यादा हेवी हैं और ज़्यादा डेंस है। तो इससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। दूसरे इनडायरेक्ट सोर्सेज जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है वो एक है मैग्नेटिक फील्ड सर्वे। जब आप मैग्नेटिक फील्ड सर्वे करते हो तो आप पता लगाते हो कि ये मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ कहाँ है, जैसे आयरन एंड निकल, तो इस तरह की मटेरियल कहाँ कहाँ है। तो मैग्नेटिक सर्वे करके भी हमें पता चलता है कि अर्थ में किस किस जगह पे मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। दूसरा जो मेथड है जिसके थ्रू हम अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं, ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है, वो है सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव आपकी अर्थक्वेक में पैदा होती है और इसकी स्टडी भी आपको अर्थ के बारे में जानने के लिए हेल्प करती है। सिस्मिक वेव कैसे हेल्प करती है वो हम आगे देखेंगे, पर ये भी आपका एक सोर्स है जिसके थ्रू आप इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं। सो आफ्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स, अब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक भी अर्थ के इंटीरियर में होने वाले एक्टिविटी के वजह से आती है। तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक में आपका अर्थ शेकिंग करने लगता है, हिलने लगता है। ये एक नेचुरल इवेंट है जिसमें बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए एक फॉल्टिंग होती है, क्रैक होता है, कुछ ब्रोक हो जाता है। क्या होता है? अंदर आपकी लावा बह रही है, लावा की वजह से प्लेट बह रहा है, प्लेट आपकी एक दूसरे से टकराती है। अर्थ के अंदर की जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकराती है और टकरा के कभी टूट जाती है, कभी उसमें क्रैक आ जाता है, कभी उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी आपकी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करने लगती है चारों दिशाओं में, और इसी के कारण आपका अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, जहां पे क्रैकिंग हुई है, जहां पे एग्जैक्टली अर्थक्वेक हैपेंड हुआ है, मतलब हुआ है उस जगह पे, तो उस जगह को कहा जाता है फोकस। इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एपीसेंटर। एपीसेंटर डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली अबव द फोकस होता है। तो जब देखो, जब फोकस में एनर्जी रिलीज होती है तो वो ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करके जो जहां सबसे पहले पहुंचती है वो है एपीसेंटर। वो एपीसेंटर आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो जब बॉडी ऑफ द अर्थ से वो सरफेस ऑफ द अर्थ में पहुंचती है, उस पॉइंट को बोला जाता है एपीसेंटर। तो ये डायरेक्टली फोकस के अबव होता है। अर्थक्वेक वेव क्या होता है? अर्थक्वेक वेव आपका जो होता है ना, वो आप सिस्मोग्राफ में मेजर कर सकते हो। अर्थक्वेक वेव जो एनर्जी रिलीज हुई है वो वेव के तरह आपकी ट्रैवल करने लगती है चारों दिशाओं में, और उसे सिस्मोग्राफ, एक डिवाइस होता है सिस्मोग्राफ, जो कि अर्थक्वेक के वेव को मेजर करता है और पता लगाता है कि कैसा अर्थक्वेक आया है। तो वो अर्थक्वेक आपका रिकॉर्ड करता है, और अर्थक्वेक जब सिस्मोग्राफ जब रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक के वेव को, तो ये पता चलता है कि जो अर्थक्वेक के वेव हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि फोकस और एपीसेंटर क्या है। तो ये आपका फोकस है।
तो फोकस में क्या हुआ, एग्जैक्टली जब फॉल्टिंग हुई, ब्रेकिंग हुई, इस एग्जैक्टली इसी जगह पे हुई, और ये जो एग्जैक्ट जगह है जहां पर आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एपिसेंटर। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी चारों दिशाओं में फैलने लगती है, हर दिशा में एनर्जी आपकी फैलने लगती है। तो जो सबसे नियरेस्ट प्लेस है, जो जहां डायरेक्टली अबव होता है, फोकस के एग्जैक्टली अबव होता है एपिसेंटर, जहां पे वो सरफेस ऑफ द अर्थ में पहुंच जाता है। ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है, देखिए ये इनसाइड द अर्थ है, नीचे आपका इनसाइड द अर्थ है, और ये आपका ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ पर जब आपकी एनर्जी फैल जाती है और आपका फैलने लगती है, और जो एग्जैक्टली अबव अपने फोकस क्या है, एग्जैक्टली अबव द एपिसेंटर है, एग्जैक्टली अबव जाकर के सरफेस को टच करती है जब आपकी वेव, उस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। तो अब हम देखेंगे अर्थक्वेक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव आपकी कई तरीके के होते हैं, आपका एक होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। तो दोनों में अंतर क्या है, जो बॉडी वेव होता है ना, वो आपकी फोकस जो पॉइंट है, जो जिसे हमने जस्ट नाउ अभी हमने देखा कि फोकस में रिलीज होती है, ठीक है। बॉडी वेव आपकी फोकस में रिलीज होगी और चारों दिशाओं में चलेगी अर्थ के बॉडी के थ्रू, यानी अर्थ के अंदर ही अंदर वो घूमती है, मतलब अर्थ के अंदर ही अंदर जा रही होती है। और उसके बाद जब वो जाती है तो वो एपिसेंटर यानी सरफेस को टच करती है, ठीक है। तो जब वो वेव बॉडी के अंदर से घूमते घूमते अचानक जाके अर्थ के सरफेस को टच करती है, तो सरफेस रॉक से टकराती है, और जब वो रॉक से टकराती है, मतलब कि अर्थ के बॉडी से आई हुई एनर्जी जब अर्थ के सरफेस रॉक से टकराती है, तो एक नई तरह की एनर्जी, एक नया तरह का वेव प्रोड्यूस होता है, और उसको कहा जाता है सरफेस वेव। तो बॉडी वेव क्या हुआ, वो अर्थ के अंदर अंदर बहती है, फोकस से लेके अर्थ के अंदर अंदर बहेगी। और सरफेस वेव क्या हुआ, जब बॉडी वेव अर्थ के सरफेस में पहुंचेगी और सरफेस रॉक से टकराएगी, तो एक नया तरह का वेव प्रोड्यूस होगा, उसको कहा जाएगा सरफेस वेव। तो ये जो वेव होता है ना, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि इसकी वेलोसिटी एक्चुअली डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है। अगर वहाँ की जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी डेंस है, काफ़ी हैवी है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तेज होगी। मगर अगर वो डेंसिटी उसकी कम है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। डायरेक्शन भी आपका वहाँ का मटेरियल ही डिसाइड करता है कि वेव का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है अर्थ में, वो आपके वेव को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन होने के कारण आपकी वेव का डायरेक्शन बदल सकता है। तो आपकी वेव की स्पीड यानी वेलोसिटी और आपकी वेव का डायरेक्शन दोनों ही वहां पे प्रेजेंट मटेरियल ही डिसाइड करेंगे। अब ये जो बॉडी वेव हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा 2 टाइप्स ऑफ वेव है, एक है आपका बॉडी वेव, एक है आपका सरफेस वेव। तो बॉडी वेव आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है पी वेव और एक होता है एस वेव। तो पी वेव क्या होता है, पी वेव को प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। तो ये जब आपकी फोकस में पैदा होती है, तो ये आपकी स्ट्रेट जाती है, और ये आपकी सॉलिड से भी गुजर सकती है, लिक्विड से भी गुजर सकती है, और आपके गैसेस से भी गुजर सकती है। यानी ये 3 स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट ऑफ मैटर से गुजर सकती है, और ये सबसे पहले जाकर के आपकी सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है, और ये स्ट्रेट चलती है, ठीक है। दूसरी तरफ जो एस वेव होता है उसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है। ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड होती है, प्राइमरी वेव के बाद रिकॉर्ड होती है आपकी सिस्मोग्राफ में, और इसको थोड़ा सा टाइम लैग लगता है, थोड़ा सा टाइम लेती है ये सिस्मोग्राफ तक पहुंचने के लिए। और हाँ, ये सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है, ये लिक्विड और गैसेस से नहीं गुजर सकती, ठीक है। और आपका जो सरफेस वेव है वो क्या होता है, ये आपके सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होगा प्राइमरी वेव पी वेव, और उसके बाद आपका सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होगा सेकेंडरी वेव एस वेव, और सबसे लास्ट में सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होगा आपका सरफेस वेव। और ये जो सरफेस वेव है, जो सरफेस पे आता है, वही एक्चुअली अर्थ के सरफेस में डिस्ट्रक्शन लाता है, डिस्प्लेसमेंट लाता है। तो सरफेस में जो अर्थक्वेक की वजह से जो भी लैंड पे जो भी डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो सरफेस वेव की वजह से होता है। और ये जो एस वेव है ना, ये एस वेव बहुत हेल्प करती है आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये जो आपकी पी वेव है,
वो तो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे गुजर जाएगी, मगर एस वेव केवल सॉलिड से गुजरती है। यानी कि अगर एस वेव रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि उस जगह का जो अर्थ का इंटीरियर है वो सिर्फ सॉलिड में है। तो इसीलिए आपकी एस वेव की स्टडी काफ़ी हेल्प करती है आपके अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, जो इसमें आपको पी वेव और एस वेव का मूवमेंट दिखाया गया। तो पी वेव आपकी स्ट्रेट जा रही है, ये पैरेलल जाती है, ओके। और जो कि एस वेव है ये आपका एक वेव की तरह जा रही है, एक वाटर वेव की तरह जाती है, ठीक है। तो ये जो आपकी एस वेव है ना, इसका एक अपर पार्ट भी होता है और एक आपका लोअर पार्ट भी होता है, जिसको कहा जाता है क्रिस्ट एंड टफ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एस वेव ऊपर नीचे होकर के जाती है, बल्कि जो कि आपका जो पी वेव है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होकर के जाती है। तो पी वेव आपकी जा रही है पैरेलल और एस वेव आपकी जा रही है आपकी एक वेव की तरह, उसका मूवमेंट हो रहा है जिसमें आपका क्रिस्ट एंड टफ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है पी वेव और एस वेव में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वेव इन अ बेटर वे। तो इसका मैंने जैसे बताया कि आपका एस वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ भी होता है। तो जो ये अपर पार्ट्स होते हैं ना, इसको कहा जाता है क्रिस्ट, और जो ये नीचे के जो पार्ट होते हैं ना, इसको कहा जाता है टफ, ठीक है। तो आपके जो एस वेव है इसमें क्रिस्ट एंड टफ क्रिएट होता है। तो इस मूवमेंट को याद रखना। तो आपको इसका मूवमेंट अभी हम देखेंगे कि इसका मूवमेंट किस तरह से होता है। इसको कहा जाता है प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव, यानी कि अर्थक्वेक वेव कैसे मूव कर रही है। तो आपको पता है कि डिफरेंट वेव डिफरेंट तरह की ट्रैवल करती है। अभी आपने पी वेव और एस वेव का ट्रैवलिंग देखा, तो एक स्ट्रेट जा रही है और एक आपकी वेव की तरह जा रही है, ओके। तो ये आपकी डिफरेंट वेव आपकी डिफरेंट तरह से जाती है, मगर जिस भी रॉक से, चाहे वो पी वेव जा रही हो या एस वेव जा रही है, तो वो एनर्जी है, एनर्जी ही वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जा रही है। तो वो डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करती है रॉक में। और जो पी वेव होती है ना, वो पैरेलल जाती है, वो स्ट्रेट जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो अर्थ के इसके ऊपर जो सब्सटेंस होता है और जो नीचे सब्सटेंस होता है, उसमें वो स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग का इफेक्ट डालती है। स्ट्रेचिंग क्या होती है, जब फैला देती है, यानी कि किसी से गुजर रही है, किसी के दो सरफेस के बीच में, दो रॉक के बीच में से गुजर रही है, तो वो उसको स्ट्रेच कर सकती है, उसको फैला सकती है, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकती है, या और जब वहां से निकल जाती है तो स्क्वीजिंग भी कर सकती है, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसकी डिस्टेंस को कम भी करती है। तो स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग दोनों करती है जब आपकी पी वेव गुजरती है। दूसरी तरफ जब एस वेव गुजरती है ना, तो एस वेव आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से आपकी परपेंडिकुलर होती है ये एस वेव, ठीक है। और आपकी प्लेन से ये परपेंडिकुलर होती है और इसमें एक क्रिस्ट और टफ होता है। क्रिस्ट मैंने आपको दिखाया, क्रिस्ट उसका ऊपर वाला पार्ट, जब आपका वेव चलता है तो ये आपका क्रिस्ट होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है टफ। तो ठीक है, तो ये आपका क्रिस्ट एंड टफ होती है इस वेव में, यानी इसका एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट भी होता है। तो ये आपका प्रोपगेशन हो गया। अब हम शैडो जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो शैडो जोन क्या होता है, देखो जब सिस्मोग्राफ होती है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। अब सिस्मोग्राफ आप हर जगह तो अर्थ पे रख नहीं सकते हो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाए, तो कहीं कहीं रखा जाता है सिस्मोग्राफ को। तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, अर्थक्वेक के वेव को रिकॉर्ड करता है। तो ये वेव तो आपने पढ़ लिया कितने तरह की होती है, पी वेव होती है, एस वेव होती है, सरफेस वेव होती है। तो जो कुछ वेव होते हैं ना, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाते सिस्मोग्राफ में, तो वो उस पर्टिकुलर वेव का शैडो जोन एरिया कहलाता है। तो आपका जैसे देखो, आप सिस्मोग्राफ लोगे, ठीक है ना, आप सिस्मोग्राफ आपका एपिसेंटर से में जहां पे एपिसेंटर यानी कि जहां जिस सरफेस में अर्थक्वेक आया है, वहां से आपका 105 डिग्री तक जो सिस्मोग्राफ है वो पी वेव को भी रिकॉर्ड करेगा और एस वेव को भी रिकॉर्ड करेगा। मगर 105 से 145 डिग्री तक ना तो वो पी वेव को रिकॉर्ड करेगा ना एस वेव को रिकॉर्ड करेगा। तो 105 डिग्री तक मतलब आपका 1 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक पी वेव और एस वेव दोनों रिकॉर्ड होता है, मगर 105 से 145 डिग्री तक ना तो पी वेव रिकॉर्ड होता है ना तो एस वेव रिकॉर्ड होता है। और ये 105 से 145 डिग्री आपका सिस्मोग्राफ में जो एपिसेंटर से 105 से 145 डिग्री तक का जो जोन होता है वो आपका शैडो जोन होता है, पी वेव के लिए और एस वेव दोनों के लिए। अभी आप देखो, ये सेकेंडरी वेव का आपको शैडो जोन दिखा रहा है। तो 105
के बाद से आपका सेकेंडरी जोन दिखाई दे सेकेंडरी वेव रिकॉर्ड होना बंद कर देता है आपके सिस्मोग्राफ में। तो केवल 105 तक ही आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में सिर्फ 105 तक ही आपका सेकेंडरी वेव रिकॉर्ड होता है, और जो उसके बाद का जो एरिया है वो एस वेव के लिए शैडो जोन होता है। शैडो जोन वो जोन होता है जहां पे वो पर्टिकुलर वेव रिकॉर्ड होना बंद कर देता है। तो एस वेव का शैडो जोन क्या हुआ, एस वेव का शैडो जोन हुआ 105 से 105 तक, यानी कि आपका आफ्टर 105 डिग्री आपका शैडो जोन स्टार्ट हो जाता है एस वेव का। अब पी वेव का शैडो जोन क्या होता है, देखो पी वेव आपका पहले तो 105 तक तो पी वेव और एस वेव दोनों रिकॉर्ड होते रहते हैं। 105 से 145 तक आपका दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आप एंगल लोगे 105 से 145 तक, आपका पी वेव रिकॉर्ड होना बंद कर देगा। फिर 145 के बाद अगेन वो रिकॉर्ड होने लगता है। ठीक है, तो आपका पी वेव का शैडो जोन कौन सा एरिया हुआ, आपके पी वेव का शैडो जोन 105 से 145 बोथ द साइड, ये दोनों साइड आपकी पी वेव का शैडो जोन है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो एस वेव है ना उसका शैडो जोन देखो बड़ा है और पी वेव का जो शैडो जोन है वो कम है। तो सेम बातें आपको यहाँ पे भी लिखी गई है कि 145 डिग्री के बाद पी वेव फिर से रिकॉर्ड होने लगता है, मगर एस वेव नहीं रिकॉर्ड होता है, और एस वेव का शैडो जोन पी वेव से के शैडो जोन से बहुत कम है। एक्चुअली एस वेव आपका सिर्फ 40% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है। ठीक है, तो ये आपका शैडो जोन हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देखेंगे। एक होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, कई तरह के अर्थक्वेक होते हैं। एक होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आता है, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं और वो मूव हो रहे हैं, उस मूवमेंट में वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अर्थक्वेक लाते हैं, तो उसको कहा जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है, वोल्केनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक ये होता है कि आपको पता है कि नीचे लावा मैग्मा बह रही है, मैग्मा बहती है तो ऊपर क्रस्ट पे प्रेशर डालती है और वो जो वो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण ना क्रस्ट पे जब आप मूवमेंट होता है, क्रस्ट के ऊपर कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ प्रेशर पड़ सकता है, उस प्रेशर के कारण कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है। तो जब मैग्मा के मूवमेंट के कारण क्रस्ट पे प्रेशर पड़ता है और अर्थक्वेक आता है तो उसको कहा जाता है वोल्केनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, अब तीसरा अर्थक्वेक क्या होता है, वो कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है, ये माइनिंग एरिया पे आता है। तो जब आप माइनिंग के लिए धरती को खोदते हो तो उसका जो रूफ होता है ना, जो माइनिंग एरिया का जो रूफ होता है ना, कभी कभी कोलैप्स हो जाता है, और जब वो कोलैप्स होता है तो आपका अर्थ शेक करता है, और शेकिंग इज नथिंग बट अर्थक्वेक। तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो देखो ये माइनिंग एरिया है, यहाँ पे इसका रूप है, ये रूप कभी कभी क्या होता है गिर जाता है और कोलैप्स हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरा अर्थ शेक कर देता है और अर्थक्वेक लाता है। तो इसको कहा जाता है कि इस अर्थक्वेक को कहा जाता है आपका कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम फोर्थ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है वो है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक में क्या होता है, जब आप एक्सप्लोजन टेस्ट करते हो केमिकल डिवाइस का, न्यूक्लियर डिवाइस का, या कोई बम फटती है तो भी शेकिंग ऑफ अर्थ होता है और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है, और इसको कहा जाता है एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक। और लास्ट आपका है रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक उस जगह पे आता है जहाँ पे लार्ज वाटर बॉडीज है। तो लार्ज वाटर बॉडीज होने के कारण क्या होता है, देखो ये लार्ज वाटर बॉडीज क्या है, जो अपने धरती के जो इस साइड है ना, यहाँ पे प्रेशर डालती है, ये पानी बहती बहती आती है और यहाँ पे प्रेशर डालती है, आपके साइड में प्रेशर डालेगी, सारी पानियाँ आपके अर्थ के साइड में प्रेशर डालेंगी, अपने अर्थ के किनारे में प्रेशर डालेंगी, और इस प्रेशर को कभी कभी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, आपका जो रॉक को कंटिन्यूसली वाटर की जो वेव होती है वो मूव करती रहती है, तो उसके वजह से कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसको कहा जाता है रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये आपका 5 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे किस तरह से आप अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक को आप 2 टाइप से मेजर कर सकते हो, या तो उसकी इंटेंसिटी देखकर या तो उसकी मैग्नीट्यूड देखकर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितना एनर्जी पैदा हुआ उस अर्थक्वेक में, इसको आप रिचर स्केल में मेजर कर सकते हो, जो कि 0 से 10 तक की वैल्यू दिखाता है। अगर रिचर स्केल में आपका 8 से नीचे का वैल्यू है तब तो उतना सीरियस अर्थक्वेक नहीं है, मगर अगर 8 से ऊपर का वैल्यू है तो वो अर्थक्वेक रियली सीरियस है। दूसरा जो आपका अर्थक्वेक मेजर करने का
मेथड है वो है उसकी इंटेंसिटी देखकर। इंटेंसिटी आता कितना डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, विजिबली कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है अर्थ पे, उस बेसिस पे आप अर्थक्वेक को मेजर करते हो। तो इसका स्केल मार्केली ने दिया है और मार्केली ने इसमें 1 से 12 तक की वैल्यू दी है और उस वैल्यू के बेसिस पे हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। तो ये था आपका अर्थक्वेक की के मतलब इफेक्ट को मेजर करना। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आता है अर्थक्वेक में। तो सबसे पहले तो ग्राउंड शेकिंग करने लगती है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट आने लगता है, तरह तरह के अलग अलग ग्राउंड के सेटलमेंट आने लगते हैं, लैंडस्लाइड आता है, मड स्लाइड आता है और उसके बाद आपका सॉइल लिक्विफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, सॉइल आपकी पानी की तरह बहने लगती है, जैसे शेकिंग किया अर्थ और आपकी जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ बहने लगेगी, ऐसे जैसे कि पानी हो, उसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। ग्राउंड लर्चिंग होता है, मतलब कि सडनली ग्राउंड चेंज हो जाता है। और अवलांची आ सकती है, बड़े बड़े आइस के टुकड़े माउंटेन से गिरने लग सकते हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फ्लड आ सकता है, जैसे आपकी नीचे डैम के नीचे जो पानी है वहां का अर्थ सेक हुआ तो क्या होगा, पानी ऊपर उछलने लगेगा और वो डैम को क्रॉस करके फ्लड ले आएगा अगल बगल के एरिया में। फायर या एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी कभी अर्थक्वेक के कारण और बहुत सारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग गिर गया, थिएटर गिर गया, स्कूल गिर गया और बहुत सारे कई ऑब्जेक्ट फॉलिंग का भी आप प्रॉब्लम देखोगे अर्थक्वेक में। और सुनामी भी आपका अर्थक्वेक का एक इफेक्ट होता है। सुनामी क्यों आती है, जब आपका समुद्र के नीचे का सपोज जो सरफेस है, जो समुद्र के नीचे का जो सतह है, उस वहां पे मान लो अर्थक्वेक आ गया और जो नीचे की सतह हिलने लगी तो उससे क्या होगा, वाटर उछलने लगेगा, ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें मारने लगेगा। और सुनामी क्या होती है, वही जो वाटर का जो ओशन वाटर का जब बहुत जो ऊपर ऊपर उठने लगता है उसी को कहा जाता है सुनामी। तो सुनामी भी अंदर आए हुए अर्थक्वेक की वजह से आ सकती है। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है ना, इस पे आपको 3 लेयर मिलेंगे। एक आपको मिलेगा क्रस्ट, दूसरा आपको मिलेगा मेंटल और तीसरा मिलेगा आपको कोर। तो जो क्रस्ट होता है ना वो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो इसका जो थिकनेस है, इसकी मोटाई जो होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पे ये बहुत मोटा होता है, कहीं काफ़ी थिक होता है, कहीं पे ये कम थिक होता है। जैसे ओशन में ये सबसे लेस थिक होता है, बहुत बहुत पतला होता है। ये आपका ओशन में जो क्रस्ट का लेयर है वो 5 किलोमीटर तक है, कॉन्टिनेंट में वही क्रस्ट का लेयर 30 किलोमीटर तक है और माउंटेन एरिया में तो क्रस्ट का लेयर आपका 70 किलोमीटर तक चला जाता है। उसके बाद आपका जो सेकेंड लेयर है वो कहलाता है मेंटल। मेंटल आपका क्रस्ट के बाद स्टार्ट होता है और ये 2900 किलोमीटर तक डीप है। तो जो ये मेंटल है उसका जो अपर लेयर होता है ना मेंटल का, उसको कहा जाता है एस्टोनिस्फीयर और ये 400 किलोमीटर तक डीप होता है। तो इसी मेंटल का जो क्रस्ट पार्ट और मेंटल का एस्टोनिस्फीयर पार्ट है, ये दोनों मिल करके लिथोस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, एस्टोनिस्फीयर में तो मैग्मा होता है, मगर उसके बाद जो मेंटल होता है ना वो आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, यानी मेंटल का कुछ पार्ट सॉलिड और कुछ पार्ट लिक्विड में मिलता है। उसके बाद जो थर्ड लेयर आता है आपके क्रस्ट का वो होता है कोर। जो कोर है ये लास्ट लेयर है आपके अर्थ का और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको। इसे नाइफी लेयर भी कहा जाता है। नाइफी मीन्स ये एक्चुअली बना हुआ है निकल और फेरस से, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस। तो निकल और फेरस दोनों होने के कारण इसको नाइफी लेयर भी कहा जाता है। फेरस का मतलब होता है आयरन। ठीक है, अब ये देखो इस डायग्राम में आपको तीनों लेयर दिखाए गए हैं। ये आपका कोर है और कोर का ये इनर पार्ट, ये आउटर पार्ट है। उसके बाद आपका मेंटल दिखाया गया है। मेंटल का आपका देखो, आपका मेंटल सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है और ये जो मेंटल का जो ये आपका ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसको कहा जाता है एस्टोनिस्फीयर। ठीक है, और ये जो क्रस्ट होता है ना, ये देखो मेंटल का थोड़ा सा पार्ट लेकर के, क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट, एस्टोनिस्फीयर वाला पार्ट लेकर के आपका मेंटल क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट लेकर के आपका बनता है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपके तीनों लेयर आपको दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। ये डायग्राम आपके बुक में भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉल्केनो के बारे में। तो जो वॉल्केनो होता है वो क्या होता है, वॉल्केनो में क्या होता है, क्रैक होती है आपके अर्थ में और उस क्रैक से गैसेस, एसिड्स, मोल्टेन रॉक, मटेरियल बहुत सारे आपके बाहर निकल के ग्राउंड में आते हैं।
तो ये जो आपका जो ग्राउंड में जो मटेरियल आता है तो उसको कहा जाता है लावा। जो मटेरियल आपके वोल्केनो के क्रैक से निकल के आते हैं उसको लावा कहते हैं। और वही लावा जब धरती के अंदर रहता है ना तो उसको कहा जाता है मैग्मा। एस्टोनिस्फीयर के अंदर जब वो रहता है तो उसको कहा जाता है मैग्मा, और जब वही बाहर आ जाता है क्रस्ट के ऊपर तो उसको कहा जाता है लावा। तो जब लावा निकलता है ना तो उसमें कई तरह के गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गोन, इस तरह के गैसेस से आपका लावा बना हुआ रहता है। तो कई तरह के वोल्केनो होते हैं। एक होता है आपका सील्ड वोल्केनो, जो कि बहुत ही सबसे बड़ा वोल्केनो माना जाता है। इसका एक एग्जांपल आपको हवाई में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका बसाल्ट निकलता है, बसाल्ट नाम की एलिमेंट निकलती है जो कि फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर इसमें रेन ड्रॉप गिरता है इस वोल्केनो के अंदर तो वो एक्सप्लोड होकर के बाहर आता है, जैसे कि फाउंटेन, जैसे कि आपका फाउंटेन फुवारा जैसे पानी फेंकती है ना, उस तरह से ही ये आपका फाउंटेन की तरह एक्सप्लोड होकर के बाहर आने लगता है। दूसरा होता है आपका कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो की जो लावा होती है वो कलर होती है और वो विकोस लावा होती है। विकोस लावा कैसी होती है, वो आपकी काफ़ी मतलब कि गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, थिक और स्टिकी टाइप का होता है वो, ठीक है। इसका जो लावा होता है वो थिक और स्टिकी होता है और चिपचिपाहट होती है, इसमें बसाल्ट का बना हुआ रहता है। और ये जब एक्सप्लोड होकर के बाहर आता है तो लेयर बाई लेयर ये जमा होने लगता है एक के ऊपर एक। दूसरा टाइप ऑफ वोल्केनो होता है काल्डेरा वोल्केनो। काल्डेरा वोल्केनो भी एक बहुत ही एक्सप्लोजिव वोल्केनो है और ये एक्सप्लोड ऐसे होता है कि जैसे कि ये राइज होता है ना, ये मतलब कि ऐसे नहीं कि एक्सप्लोजन के पूरे ऊपर नहीं जाता है, ये अपने में से निकल करके खुद ही आपस में इसके जो लावा के मटेरियल होते हैं खुद ही आपस में टकरा के नीचे गिरने लगते हैं। और जो ये नीचे गिरते हैं उसको उसी नीचे गिरे हुए डिपॉजिट को, डिप्रेशन को काल्डेरा कहा जाता है। तो ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो हो गए। एक 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वोल्केनो में जो आपको देख लेना है, वो है एक है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस क्या होता है, बहुत बड़ी एरिया होती है 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स की, जिसमें जो कि आपकी बसाल्ट के लेयर से कवर होती है। बसाल्ट वो जो लावा में निकलता है, उस लावा से निकले हुए लेयर जो लावा है ना उससे पूरा ढका हुआ रहता है ये प्रोविंसेस, यानी वो ये पूरा प्रोविंसेस उस लावा से ही बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपका डेक्कन ट्रैप है जो इंडिया में है, जहाँ का जो महाराष्ट्र प्लेटू है ना वो इसी तरह के आपके बसाल्ट प्रोविंस का एक हिस्सा है, बसाल्ट प्रोविंस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बसाल्ट प्रोविंस एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि लावा से ही बना हुआ रहता है, ठीक है। बसाल्ट लावा से ही बना हुआ रहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखना है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज क्या होती है, एक सीरीज में, श्रृंखला में बहुत सारे वोल्केनो लगे रहते हैं। कहाँ लगे हैं, ये आपके ओशन के अंदर लगे हुए हैं। एक ओशन के अंदर लगातार वोल्केनो की लाइन बनी हुई है, 70,000 किलोमीटर तक लंबी लाइन बनी हुई है वोल्केनोस की, ठीक है। और ये आपका लगता है एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, बहुत लंबी एक माउंटेन की श्रृंखला बनाई हुई है, इसी को कहा जाता है मिड ओशनिक रिज, ठीक है। अब आप देखोगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में, तो ये जो लावा निकलता है ना जो आपके वोल्केनो से, वो आपकी कूल होकर के रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, और जो रॉक बनती है लावा के कूलिंग से उसको कहा जाता है इग्नियस रॉक। तो ये इग्नियस रॉक 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी वोल्केनिक रॉक और एक होती है आपकी प्लूटोनिक रॉक। तो वोल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक में क्या अंतर है, वोल्केनिक रॉक आपकी लावा जब अंदर ही अंदर कूल हो जाती है तो उसको कहा जाता है वोल्केनिक रॉक, और जब वो सरफेस में आकर के, क्रस्ट में आकर के कूल होती है तो उसको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक। तो ये जब कूल होती है ना क्रस्ट पर, तो क्रस्ट के नीचे जब कूल होती है, तो क्रस्ट के नीचे जब कूल होती है ना तो बहुत तरह तरह के लैंडफॉर्म फॉर्म करती है। तो हम देखेंगे कि वो किस किस तरह के लैंडफॉर्म अंदर जब वो कूल होती है तो फॉर्म करती है। एक होता है बैथोलिट्स। बैथोलिट्स तब फॉर्म होता है जब लावा कूल होती है बहुत ही अंदर, जब लावा बिल्कुल अंदर कूल होती है ना, वोल्केन क्रस्ट के बिल्कुल अंदर क्लीन होगी तो उसको कहा जाता है बैथोलिट्स, और ये ग्रेनाइट से मोस्टली बना रहता है। उसका उल्टा है लैकोलिट्स। इसमें लावा कहाँ कूल होती है, ऊपर की तरफ कूल होती है। ये बैथोलिट की तरह नीचे जाके नहीं कूल होती है, ये ऊपर आकर के कूल होती है, और ये आपका कंपोजिट वोल्केनो जैसा दिखता है, ठीक है। और ये आपका एक डूम स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। डूम स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो उसको कहा जाता है डूम स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है लैपोलिट्स। लैपोलिट्स क्या होता है, इसमें क्या होती है, लावा आपकी ऊपर जाती है और एक सॉसर का शेप बना लेती है, कटोरे जैसा, इस तरह से सॉसर का एक शेप बना लेती है। तो इसको कहा जाता है, आपको इसको कहोगे आप लैपोलिट्स। तो जब इस तरह से जाकर के लावा कूल होती है, ऊपर जाकर एक सॉसर की शेप में कूल होती है, तो इसको कहा जाता है लैपोलिट्स। तो ये आपके 3 तरह के लैंडफॉर्म हो गए। और भी आपके लैंडफॉर्म है जैसे कि पैकोलिट्स। पैकोलिट्स क्या होता है, इसमें आपका ऊपर का जो टॉप होता है वो एंटी सिंक्लाइन और नीचे का जो बेस होता है वो सिंक्लाइन होता है। तो वो इस तरह का आपका श्रृंखला बनाएगी, नीचे से आपका बेस है सिंक्लाइन और ऊपर से जो आपका बेस है वो एंटी सिंक्लाइन। तो इस तरह से जब लावा कूल होती है तब उसको कहा जाता है पैकोलिट्स। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है सिल और सिल्ट। सिल और सिल्ट क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल बॉडीज बनाती है लावा, इस तरह से जब हॉरिजॉन्टल बॉडीज, लंबी लंबी बॉडीज बनाती है लावा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहता है उसका आपका बॉडी, ठीक है, तो उसको कहा जाता है सिल या सिल्ट। ठीक है, सिल और सीट में अंतर क्या है, सिल जो है ना वो बहुत थिक होती है, मोटी सी होती है, और जो सीट होती है वो पतली सी होती है। यही अंतर है सिल और सीट में, मगर दोनों ही हॉरिजॉन्टल बॉडीज हैं। और लास्ट आपका इसमें है डाइक्स। डाइक्स क्या होता है, जब आपकी लावा क्रैक से निकलने की कोशिश करती है और ऊपर एक परपेंडिकुलर, ग्राउंड से परपेंडिकुलर, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बनाती है ग्राउंड से, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, सीधा स्ट्रक्चर, तो उसको कहा जाता है डाइक। ठीक है, तो जब लावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म अंदर ही अंदर कूल होकर के बना रही है, इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम आपके बुक में भी है, जो वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हमने पढ़ा है वो सब यहाँ पे मार्क है। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thanks for watching, student, and happy learning.